एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स जोन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इलास्टिसिटी पार्ट 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, मैं पहले उसके बारे में बता दूं, क्योंकि इलास्टिसिटी पार्ट 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट 1 में इलास्टिसिटी का बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस की हूँ। पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कशन किया गया है और पार्ट 3 में सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस which can be solved by the student of class 10, 11, 12 undergraduate who know simple mathematics of class 10, right? और इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो एडवांस मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। तो अगर आप लोगों को एडवांस मैथमेटिक्स, यहाँ पे तो एडवांस मैथमेटिक्स पूरा जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो यू कैन नो थ्रू एनी वीडियोज़ इन यूट्यूब, और एक सिंपल तरीका है कि आप NCERT क्लास 11, 12 के बुक उठाओ, उसको देखो, डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ो, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर से थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि इलास्टिसिटी कोफिशिएंट किस तरह से डिराइव होता है। तो ये सारे फार्मूले दिए गए हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या होता है, सप्लाई के बारे में बात की जाती है कि किस तरह से सप्लाई में चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड वाई किस तरह से चेंज होता है अगर गुड एक्स का प्राइस में चेंज आ जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने कॉम्प्लीमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स गुड के बारे में बात की थी इन part 2 video as well as in part 3 videos. You can go through it. You will have good concept. लास्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग क्वांटिटी डिमांड किस तरह से चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन किया गया है पार्ट 2 एंड 3 में। सो यू कैन गो थ्रू इट, और अगर आपको पता है तो यू कैन स्टे हियर एंड एंजॉय द वीडियो। अब पार्ट 3 के जो इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सिंपल मैथमेटिक्स फार्मूला का यूज़ किया गया था उसमें। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल न्यूमेरिकल मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ हुआ है जो कि क्लास 10, 11, 12 के बच्चे कर सकते हैं जो एडवांस मैथमेटिक्स या मैथ्स साइंस में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो यू कैन यूज़ ऑल दिस 4 फार्मूला। ऑन द अदर हैंड, जिसने भी एडवांस मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा है उनके लिए ये फार्मूलाज है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वांटिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस इनटू P/Q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग डेरिवेशन या डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं डिमांड फंक्शन को। तो अगर मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं या UGC नेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन आना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ हुआ है, और कोई भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेगा अगर अंडर ग्रेजुएट या फिर UGC नेट में, तो उसमें एडवांस मैथमेटिक्स या डेरिवेटिव्स का यूज़ होता है। तो यू शुड नो दैट, और उसके हिसाब से हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और यूज़ करते हैं in order to find out elasticity coefficient. Okay, तो let's get started।
थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ रहेगा, उस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट विथ प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वांटिटी सप्लाई या सप्लाई फंक्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा, उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड देन यू विल मल्टीप्लाई इट विथ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्यू एक्स डिमांड फंक्शन दिया रहेगा, क्वांटिटी मतलब एक्स का, गुड एक्स का क्वांटिटी डिमांड दिया रहेगा, प्राइस दिया रहेगा गुड वाई का, एंड वी विल डिफ्रेंशिएट द क्वांटिटी फंक्शन और डिमांड फंक्शन ऑफ गुड एक्स with respect to price of commodity y, okay, and then we will multiply it with price of goods y divided by quantity of good x। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। देन वी विल कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई वाई इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वाई, डिवाइडेड बाई नहीं कहते हैं, सॉरी फॉर दैट, डी क्यू डी वाई कहेंगे। एंड इसको बोलने का और एक तरीका है डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्वांटिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। यहाँ y इज इंडिकेटिंग इनकम, क्वांटिटी फंक्शन दिया हुआ रहेगा, वी विल डिफ्रेंशिएट क्वांटिटी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनकम into y by q, right? So using this formula you can apply this formula in numerical question and you can solve the questions related to the derivation of price elasticity of demand, okay। और ये स्लाइड है जो कि बहुत ही नॉर्मल डेरिवेटिव फार्मूला यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और इसी फार्मूला का यूज़ करके मैं आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाली हूँ। तो यू कैन गो थ्रू इट, इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला। अगर आप मान लीजिए अभी एनसीईआरटी का बुक नहीं देख रहे हो फिर भी आप ये रूल जान लीजिए कि कांस्टेंट रूल होता है कि अगर कांस्टेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, कोई भी वेरिएबल्स नहीं है और उसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। मल्टीपल रूल्स होते हैं कि मान लीजिए कांस्टेंट है, उसको एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कांस्टेंट वैसे के वैसे आ जाएंगे और आपको फिर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पावर रूल होता है जिसमें x टू द पावर n है, कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10, n के जगह में आप उसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x देन यू विल गेट n इंटू एक्स n माइनस 1। इसको आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप 5 ले लीजिए x टू द पावर 5, देन 5 इंटू एक्स, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 विल बी द आंसर। सम रूल, मान लीजिए दो फंक्शन है उसको आप सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपल डिफ्रेंशिएट होगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स आ जाएगा। कोई भी फंक्शन रह सकता है यहाँ पे, आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जो भी दूसरा जो फंक्शन है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो नो हार्ड एंड फास्ट रूल, डिफरेंस रूल या सब्ट्रैक्शन रूल जो है वो भी उसी सेम तरीके से काम करेगा कि दो फंक्शन दिया गया है, आप माइनस कर रहे हो तो पहले एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन माइनस लगा के दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल जो है एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्या करेंगे, तो पहले जो पहला फंक्शन है उसको बाहर निकालेंगे और दूसरा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर पहला फंक्शन को दूसरा फंक्शन को बाहर निकालेंगे और पहला फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये है प्रोडक्ट रूल। कोसेंट रूल में एफ एक्स बाई जी एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे, तो मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स जो है सेकेंड फंक्शन है, तो सेकेंड फंक्शन को पहले आप
न्यूमरेटर में लिखोगे एंड देन यू विल डिफ्रेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस का साइन लगाओगे, देन फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे एंड देन सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो कि सेकेंड फंक्शन है उसको स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, चेन रूल में आपका डिफरेंट फंक्शन होता है, उसके हिसाब से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है, उसके अंदर और एक फंक्शन है, तो आप कैसे इसको प्रोसीड करोगे? तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है एफ, उसके अंदर जो फंक्शन है आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो एफ एक्स जी एक्स, तो जी एक्स के जो अंदर है उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रख देना है। फिर इनटू में उसके अंदर जो एफ के अंदर जो फंक्शन है जी एक्स, उस फंक्शन को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये चेन रूल है। इसको और मतलब जी एक्स के अंदर भी मतलब मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन आ जाता है, तो सबसे पहले आप एफ को डिफ्रेंशिएट करोगे, एफ एक्स जी एक्स सी एक्स आ गया। मान लीजिए कि सी एक्स इज ऑल्सो अ फंक्शन विच इज इनसाइड द जी एक्स, फिर जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, सी एक्स को उसी तरह से रखोगे एंड देन उसके बाद फिर इंटू करके सी एक्स फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, तो इस तरह से चेन रूल काम करता है। कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। नाउ आई एम गोइंग टू जंप इनटू द क्वेश्चंस पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिमांड फंक्शन गिवन है q इक्वल टू 50 प्लस 4p माइनस 2p स्क्वायर एट प्राइस p। ठीक है, तो ये हो सकता है आप लोग पहली बार देख रहे होंगे तो बहुत आप लोग को डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। मैं ये लाइन खींच रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, यहाँ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया गया है और ये सेकेंड। ठीक है, पेज नंबर 1 और 2 कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्म में और प्राइस दिया हुआ है p इक्वल टू 5। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही मेंशन कर चुका है कि वहाँ पे फर्स्ट सेकेंड स्लाइड में आप देख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू p प्राइस इंटू p बाई q। तो प्राइस में सबसे पहले हम लोग p इक्वल टू 5 हम लोग को पता है वो गिवन है। ठीक है, q निकालेंगे एट प्राइस p, तो जो ये डिमांड फंक्शन है वो डिमांड फंक्शन को लिखेंगे और p के जगह में 5 हर जगह पुट करेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी कितना आ जाता है? तो क्वांटिटी यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद q विल बी 20। ठीक है, q विल बी 20। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। तो p है हम लोग का 5, q है 20। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग का निकल गया, p के जगह हम लोग 5 रखेंगे और q के जगह 20 रखेंगे। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू p। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 50 इज़ अ कांस्टेंट, इसका 0 आ गया, 4 इंटू पी का 1 आ जाएगा क्योंकि हम लोग p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे, तो 4 आ गया, माइनस 2 इंटू 2p। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया गया है। So after differentiation we are getting 4 minus 4p, तो differentiation of demand function with respect to price and price is given p equal to 5, तो हम लोग p के जगह 5 रखेंगे and we will solve, तो d क्यूब बाई dp हम लोग का आ जा रहा है -16। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, again we will put the formula differentiation of q with respect to p into p by q, we will put the formula and we will get price elasticity of demand coefficient -4. Okay, so this is the first question and very important question, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड questions. If the demand function is given, ठीक है, q इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई p प्लस 1, find elasticity of demand with respect to price at p equal to 3. So here again formula will be same. Okay,
जिस तरह से मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व की हूँ उसी तरह से सॉल्व की हूँ इस क्वेश्चंस को भी। प्राइस P इक्वल टू P3 है, Q क्वांटिटी निकालेंगे, P के जगह प्राइस को पुट करेंगे एंड वी विल गेट Q इज 5, P इज 3। देन आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट Q विथ रिस्पेक्ट टू P, डिफ्रेंशिएट करेक्ट 2 बाई P प्लस 1, इसको हम लोग 2 इंटू P प्लस 1 इनवर्स माइनस 1 लिख रहे क्योंकि इनवर्स में था, इसको हम लोग न्यूमरेटर में लाने के लिए -1 का साइन पुट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी विल डिफ्रेंशिएट एंड वी विल गेट दिस 20 -20 डिवाइडेड बाई P प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऑल राइट, after solving and putting P equal to 3 we will get -5/6। इसको फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला में पुट करेंगे और सारे वैल्यू को डालेंगे। तो dQ/dP एट प्राइस P इक्वल टू 3 -5/6 आया, 5/6 लिखे। P/Q, P कितना था 3 एंड Q कितना था 5, ठीक है। तो वी विल गोइंग टू गेट द कोफिशिएंट -0.5, ठीक है। इसे क्या इंडिकेट किया जा सकता है, -0.5 आया तो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं बताई हूँ कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर लेस देन 1 आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आता है, दैट कमोडिटी इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, find the price elasticity of demand if inverse demand function is given, ठीक है। यहाँ inverse demand function दिया गया है। this question is also important क्योंकि हर जगह हम लोग क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी डिमांड को विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, बट यहाँ पे P इक्वल टू 16 माइनस Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर। तो ये इन्वर्स के फंक्शन कहते हैं, इन्वर्स डिमांड फंक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है डिमांड फंक्शन को, रेदर प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम होगा, फॉर्मूला विल बी सेम टू फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी कोफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ इनवर्स डिमांड फंक्शन है P इक्वल टू 16 माइनस Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर। Q इज गिवन, Q का वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट P। P हियर इज व्हाट 4 एंड Q इज 4। अब डिफ्रेंसिएशन का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि dQ/P इक्वल टू 1 बाई इनवर्स ऑफ dP विथ रिस्पेक्ट टू Q, ठीक है। तो हम लोग सिंपली ये प्राइस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q हियर वी विल गेट Q इक्वल टू 4 यहाँ पुट करते हैं एंड वी विल गेट dP dQ इक्वल टू -5, ठीक है। नाउ हाउ कैन वी गेट दिस वैल्यू dQ/dP? So here as per the derivative formula dQ/P can be represented by 1 by dP/dQ, right? So here dQ/dP equal to 1 by -5 and price elasticity demand के फॉर्मूला को यूज़ करके और सारे वैल्यूज़ को पुट करके वी विल गेट द वैल्यू -0.2, ठीक है। तो ये सारे 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है with respect to your undergraduate exam and any competitive exam related to economics. लास्ट में मैं बोनस राउंड रखी हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसा दिया रहता है कि इलास्टिसिटी मान लीजिए ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और प्राइस इंक्रीज कर रहा है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 का मतलब ही होता है कि वो जो डिमांड जो प्रोडक्ट का होगा वो ज़्यादा चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली टोटल रिवेन्यू जो है डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि ज़्यादा इलास्टिक है,
ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस जो है क्वांटिटी डिमांड का वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और वही अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, प्राइस अगर डिक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली बहुत लोग आएंगे, बहुत प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो टोटल रिवेन्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो मल्टीपल क्वेश्चंस, चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, वो प्राइस इलास्टिक है ऐसे पूछा जाएगा, या रिलेटिवली इलास्टिक है, इसका मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल रिवेन्यू में क्या बदलाव आएंगे, डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग टोटल रिवेन्यू टेस्ट को मेज़र करते हैं, किस तरह से चेंज होता है प्राइस और टोटल रिवेन्यू चेंज होता है। टोटल रिवेन्यू चेंज कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कोई भी कमोडिटी का इलास्टिसिटी क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो प्राइस के इंक्रीज करने से टोटल रिवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज। वहीं दूसरी ओर अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल रिवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर इलास्टिसिटी 1 रहेगा, यूनिट इलास्टिसिटी है, तो प्राइस अगर चेंज होगा तो टोटल रिवेन्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। और डिक्रीज भी करेगा तो टोटल रिवेन्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 1% अगर प्राइस में चेंज हो रहा है, तो 1% जो क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज होगा, तो इसीलिए टोटल रिवेन्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा। अगर इलास्टिसिटी कम है, ठीक है, इलास्टिसिटी कम है, लेस देन 1 है, मतलब कमोडिटी का जो डिमांड है इन इलास्टिक है, नेसेसरी गुड है या बेसिक गुड है, तो अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो टोटल रिवेन्यू इंक्रीज करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताई थी प्रीवियस वीडियो में कि आप लोगों के घर में राइस का कंजप्शन डेली एज इट इज़ रहता है, चाहे राइस का प्राइस बढ़े या घटे। तो हम लोग कह सकते हैं कि राइस जो है वो ऐसा कमोडिटी है जिसका डिमांड इन इलास्टिक है। तो अगर मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल रिवेन्यू भी इंक्रीज कर जाएगा अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो, और डिक्रीज कर रहा है अगर प्राइस, तो टोटल रिवेन्यू भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो दिस बोनस राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये इलास्टिसिटी का सारा पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ऑल दीज पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप ये देख लेते हो और पूरा समझ में आ जाता है, तो आई थिंक आप इलास्टिसिटी के क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होगा और आप इजीली सॉल्व करके आओगे। और अगर दूसरा वीडियो आपको चाहिए रिलेटेड टू इकोनॉमिक सब्जेक्ट, तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो। थैंक यू सो मच।